ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एंड इस नोट्स में मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर कर रखा है। एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन से। तो रिस्पायरेशन में एयर किस तरीके से जाता है अपने टिश्यू के पास, किस तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, पहले उसको देखते हैं। एयर सबसे पहले नोज में जाएगा, तो इसे हम लोग ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। देन उसके बाद नोज से ऑब्वियसली एल्वियोलाई में जाएगा लंग्स के थ्रू। देन एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन होगा। सो डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल में गैस का डिफ्यूजन होगा। देन उसके बाद हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, जो ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू हार्ट से ब्लड पंप होगा एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड बाय ट्रांसपोर्टेशन जो गैसेस है वो टिश्यू तक पहुंचेगा। एंड उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा गैसेस का। एंड उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलरली टिश्यू से बाहर निकल जाएगा और एयर में चला जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ जो एटीपी मिला, एटीपी कैसे मिला? सेलुलर रेस्पिरेशन से। और ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है एंड एटीपी मिला, इसी से हमें एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप लोग सीक्वेंस में याद रखिएगा। सबसे पहले ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, देन डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलर मेम्ब्रेन, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, देन सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यदि बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो ये डिपेंड कर सकता है हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इनवर्टिब्रेट, दैट मींस पोडिफेरा टू एस्टी हेलमिंथेस, तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो उनका पूरा इंटायर बॉडी सरफेस है, वे पूरे बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलास्का में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ऑब्वियसली गिल्स, एंड गिल्स के थ्रू यदि रेस्पिरेशन होगा तो उसे हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स में ऑब्वियसली हम जानते हैं फिशेस भी आ सकते हैं। एंड जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये भी आ सकते हैं। जो फिश है उसके लिए ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होगा, दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एंड जो अदर वर्टिब्रेट्स है उसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये फ्रॉग है वो हम लोग जानते हैं एम्फीबियंस है। एंड जो फ्रॉग है वो लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन दोनों से रिस्पायर कर सकता है। यदि लंग्स से रिस्पायर करेगा तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, यदि मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करेगा तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात करें थोरेसिक चैम्बर की, तो थोरेसिक चैम्बर में वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स एंड डायफ्राम आ जाते हैं। डायफ्राम का शेप जो है वो डोम शेप होता है। यदि बात करें इन सब के पोजीशन की, तो वर्टिब्रल कॉलम का पोजीशन डोर्सली यानी पीछे की ओर होता है। स्टर्नम का पोजीशन वेंट्रली यानी आगे वाला जो हड्डी है हमारा बीच का, उसे हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली वो वेंट्रली होगा। जो रिब्स है वो लेटरली यानी साइड में होगा। एंड डायफ्राम ऑब्वियसली लोअर साइड यानी कि नीचे की ओर होगा। ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस आपको बता देता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली यानी पीछे, स्टर्नम वेंट्रली यानी आगे, रिब्स लेटरली यानी कि साइड में, एंड डायफ्राम लोअर साइड यानी कि नीचे। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर का। तो ये देखिए, ये हमारा एक टिपिकल लंग्स है। एंड इस लंग्स में ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे ग्लोटिस है। जो ग्लोटिस है वो ओपनिंग होता है ट्रैकिया का। एंड ग्लोटिस का जो कवरिंग है उसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। जो एपिग्लोटिस है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप है एंड ऑब्वियसली ये कवर ऑफ ग्लोटिस है। एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हो इसे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स का दूसरा नाम साउंड बॉक्स है। उसके बाद हमारा ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया में जो ये आप लोग सी शेप कार्टिलेज देख रहे हो, सी शेप का, तो ये सी शेप इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजेस है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि आगे की ओर होता है, बट अगर बात करें तो पीछे की ओर बस इतना ही होगा, ठीक है। पूरा ये कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट रिंग नहीं है ना, आधा ही रिंग है, आधा से थोड़ा ज्यादा रिंग है, इसलिए हम लोग इसे सी शेप इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। रही बात ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया क्या है? ये एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, है ना, यहाँ पे मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंडेड होता है। उसके बाद तो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। एंड डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरेसिक लेवल, है ना। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने थोरेसिक लेवल पे डिवाइड होता है, तो दैट इज फिफ्थ थोरेसिक लेवल। और ये जो आप लोग देख रहे हो जहाँ पे हार्ट क्रिंच शेप का होता है, मैं आपको बता दूं, एंड इसको हम लोग कार्डिक नोच बोलते हैं। एंड ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग है। ये वाला हमारे पास लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, और इसके नीचे ये डोम शेप डायफ्राम है। जो ये लंग्स का मेम्ब्रेन है इसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली ये डबल मेम्ब्रेन है, जिसे आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा में डिवाइड किया गया है। आउटर प्लूरा क्या है? ये कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, थोरेसिक लाइनिंग से कॉन्टैक्ट में होता है। एंड इनर प्लूरा कॉन्टैक्ट विद लंग सरफेस, देखो इनर प्लूरा अंदर के लंग सरफेस से कॉन्टैक्ट में होता है। एंड दोनों के बीच में, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस के फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। एंड एक और चीज देखो, जैसे ये एयर का यदि मैं पूरा पैसेज बता दूं, तो एयर जो है वो सबसे पहले नोज में जाता है, फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में जाता है, देन नेजल चैम्बर में जाएगा, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद का जो आगे का पाथ है वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जो ये फेरिंग्स है, मैं आपको बता दूं, लैरिंग्स तो मैंने बता दिया कि इसे हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। एंड जो ये फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। यहीं से फूड एंड एयर जाता है। फूड इसोफेगस में जाएगा, एयर ट्रैकिया में जाएगा। आगे हमारे पास जोन्स में हम लोग कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन देखने वाले हैं। तो एयर ट्रैकिया में आने के बाद
प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई में जाएगा। जो ट्रेकिया है वो 5th थोरेसिक लेवल पे प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई में आगे डिवाइड होता चलेगा, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन वो आगे जाके एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलर सैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एल्वियोलर सैक्स है वो क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई को बोलते हैं, यानी कि इसके एक जो हमारे पास एक यूनिट है उसको हम लोग एल्वियोलाई बोलेंगे। एंड जो ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज जैसा मैंने आपको बताया था, ये ट्रेकिया से स्टार्ट होता है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रहता है। याद रखिएगा इसको, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज जो है वो स्टार्ट फ्रॉम ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही रहेगा। इन कंडक्टिंग जोन की अगर बात करें तो ये बिल्कुल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, बाहर से लेकर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा कंडक्टिंग जोन रहेगा। एंड रेस्पिरेटरी जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई तक रहेगा। जो कंडक्टिंग जोन है उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट एयर, एयर का ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लियर एंड ह्यूमिडिफाई एयर, एयर को साफ करेगा और ह्यूमिडिफिकेशन कराएगा, एंड मेंटेन एयर टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर, जो एयर का टेम्परेचर उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आएगा। एंड रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ऑब्वियसली वो डिफ्यूजन कराएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ये रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली 2 मसल के कारण होता है, एंड दीज 2 मसल्स आर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। जो डायफ्राम है वो चेंज करेगा थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या, ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम का ये चेंज करेगा थोरेसिक वॉल्यूम को, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो चेंज वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, यानी कि आगे और पीछे वाला, है ना। इंटरकोस्टल मसल्स थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करेगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। जो इंटरकोस्टल मसल्स ये क्या होते हैं, ये जो मसल्स हैं दैट प्रेजेंट विद इन द रिब केज, जो रिब केज के बीच में, ये देखो रिब्स के बीच वाले जो ये मसल्स हैं इसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। जो आउटर पार्ट में है इसे हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, दैट इज EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एंड जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला मसल है, उसे हम लोग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, दैट इज IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, है ना। और इस सबसे अंदर वाले को इनर मोस्ट इंटरकोस्टल बोलते हैं। बात करें यदि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, है ना, तो इंस्पायरेशन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये देखो डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में ऊपर की ओर होता है, एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जब ये ऊपर होता है तो बिल्कुल डोम शेप का होता है, एंड जब ये नीचे आएगा तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। एंड जब ये नीचे आ रहा है दैट मीन्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। रिलैक्स स्टेट में डायफ्राम ऊपर की ओर रहता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ये नीचे की ओर आ जाता है। एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नीचे की ओर आएगा, तो ऑब्वियसली जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो हमारा बढ़ेगा, है ना। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली लंग्स यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, यानी एयर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर कम है। दैट्स वाई जो एयर है वो इंटर इनटू लंग्स, एयर जो है उसका प्रेशर यदि ज़्यादा है तो वो लंग्स के अंदर आ जाएगा, तो इसके कारण से हमारा इंस्पायरेशन हो गया। चलिए एक्सपायरेशन भी कुछ ऐसा ही है। एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, यानी कि जो डायफ्राम पहले नीचे आ गया था वो अगेन डोम शेप हो जाएगा, यानी कि जो थोरेसिक वॉल्यूम था वो अगेन से डिक्रीज हो जाएगा। यदि थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड जिसके कारण से जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यदि पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और यदि लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हुआ है और एयर का प्रेशर कम है तो एयर जो है वो एक्सपेंड फ्रॉम लंग्स, यानी कि लंग्स से एयर बाहर चले जाएगा एटमॉस्फेयर में, और इसी चीज को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। एयर एक्सपेंड फ्रॉम लंग्स, एक्सपायरेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को समझ गए होंगे। एक और बात है जो कि आप लोग को जाननी चाहिए कि वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्डोमेन मसल। एब्डोमेन क्या, हमारे पेट के मसल को हम हमारे एब्डोमेन यानी पेट के मसल का इस्तेमाल करके जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो स्ट्रेंथ है उसको ऑब्वियसली इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसे हम लोग स्पायरोमीटर्स जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके मदद से मेजर करते हैं, एंड ये यूज होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम्स, देन उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कैपेसिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइडल वॉल्यूम दैट इज TV। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, एंड ये क्या है, यह इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन बाय नॉर्मल रिस्पायरेशन। यदि जब हम लोग इंस्पायर करते हैं एयर को या एक्सपायर करते हैं थ्रू नॉर्मल रिस्पायरेशन यानी बिना किसी फोर्सफुलनेस के, तो उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, दैट इज 500 ml। और दैट्स जो IRV है यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 2500 से 3000 ml होता है। ये क्या है, ये एडिशनल एयर है दैट इज इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हमने नॉर्मली इंस्पायर किया टाइडल वॉल्यूम, जो हम लोग नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, उसके बाद भी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी हम लोग जो एक्स्ट्रा एयर इंस्पायर करते हैं थ्रू फोर्सफुलनेस उसे हम लोग IRV बोलते हैं, और ये 2500 से 3000 ml होता है।
ERV की अगर बात करें, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये 1000 to 1100, ठीक है, 1000 to 1100 ml होता है, एंड दैट इज एडिशनल एयर एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी कि जब हम लोग नॉर्मल एक्सपायर कर दिए, उसके बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में बचा, जिससे हम लोग और एक्सपायर कर सकते हैं थ्रू फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सो दैट इज ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात करिए यदि RV की, तो ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 to 1200 ml होता है। एंड ये क्या है, ये दैट एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, सारा जो हमारा एयर था बॉडी में, जो लंग्स में हमारा एयर था, वो सब हमने निकाल दिया, फिर भी ये 1100 to 1200 ml ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये होना क्यों जरूरी है, ताकि हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं कर जाए, ठीक है, इसलिए ये होना जरूरी है हमारे बॉडी में। ये एक इकलौता वॉल्यूम है। देखो, हमने जितने भी वॉल्यूम्स काउंट किए थे, सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर की वजह से, बट जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, इसे हम लोग स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है, TV प्लस IRV, दैट इज 3000 to 3500 ml। ओके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, दैट इज 1500 to 1600 ml, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। अगर इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 to 4600 ml। एंड इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये मैक्सिमम एयर ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। यदि हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, यानी कि जितना हम लोग एयर लंग्स के अंदर ले सकते थे वो ले लिया, तो उसके बाद हम लोग कितना एयर एक्सपायर कर सकते हैं, ये बताता है वाइटल कैपेसिटी। सिमिलरली फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो यदि हम लोगों ने जितना बॉडी में एयर था वो सब कुछ निकाल दिया, उसके बाद हम लोग कितना इंस्पायर कर सकते हैं, ये बताता है वाइटल कैपेसिटी, एंड दैट इज TV प्लस IRV प्लस ERV, विच इज 4000 to 4600 ml। बात करिए यदि FRC की, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो ये होता है ERV प्लस RV, जिसका जो वॉल्यूम है वो है 2100 to 2300, यानी 2100 से 2300 ml के बराबर। एंड ये क्या है, ये एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमारे लंग्स में कितना एयर बचेगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मली हमने एक्सपायर कर दिया तो हमारे बॉडी में ERV प्लस RV के बराबर एयर बच रहा है, सो दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो हमारे बॉडी में जितना भी जो वॉल्यूम्स है उस सब का ऐड कर दो तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, एंड दैट इज 5100 to 5800, यानी कि 5100 से 5800 ml के आसपास। चलिए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो अ हेल्दी ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। हेल्दी ह्यूमन एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर हेल्दी ह्यूमन इंस्पायर और एक्सपायर पर मिनट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि एक हेल्दी ह्यूमन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है पर मिनट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन तो टाइडल वॉल्यूम करता है वो ब्रीथ, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, और एक मिनट में कितना बार ब्रीथ करता है ना, देखो यहाँ पे ब्रीथ कितना बार करता है, तो 12 से 16 बार करता है। तो 12 to 16 टाइम्स 500 हमारे पास आ जाएगा 6000 to 8000 मिलीलीटर पर मिनट, या जिसे हम लोग 6 लीटर to 8 लीटर पर मिनट भी बोल सकते हैं। एंड यही होता है हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें क्या देखना है, जो एल्वियोलाई है आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एंड गैसेस कौन से गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। एंड जो भी डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। जो पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मेनली इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा, बट सोलिबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करेगा। जो ये सोलिबिलिटी है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोलिबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी से। ये देखिए टिपिकल एल्वियोलाई का डायग्राम है, ये एल्वियोलर कैविटी है, यहाँ से एयर अंदर एयर बाहर जा रहा है, और जो एल्वियोलाई का जो वॉल है, एल्वियोलर वॉल, वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, एंड ये 1 सेल थिक यानी 1 सेल थिक होता है। जो एल्वियोलर वॉल एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में जो सब्सटेंस होता है इसे हम लोग बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। एंड ये जो देख रहे हो आप, ये इसे हम लोग एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। एंड यही तीन चीज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर का होता है। कौन कौन सा लेयर, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, यही 3 चीजों का होता है। एंड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का बात करिए थी थिकनेस की, तो ये लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार्ट आपने एनसीईआरटी में देखा होगा रेस्पिरेटरी गैसेस का, ठीक है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सप्लेन किया गया है। इसे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जो एटमॉस्फेयर है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159, एल्वियोलाई में 104, ऑक्सीनेटेड ब्लड में 95 एंड टिश्यू में 40, एंटी ऑक्सीनेटेड में भी 40 होता है। यस, तो ये जो एयर है, एयर में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 159, एंड उसके बाद
जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 104 एंड उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो पल्मोनरी वेन एंड सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 95 एंड उसके बाद अगेन से यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी में भी 95 एंड जो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 40। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा अगेन 45, तो ये ऊपर जाएगा। एंड उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, देखो पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक वेन दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एंड इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 45 एंड जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 40 एंड एक्सपेंड एयर बाहर में हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3। सो मैं आपको वापस से बता दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर में यानी एयर में है 159, देन एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद टिश्यू में हो जाएगा 40, ठीक है। तो इस तरीके से हायर टू लोअर हो गया। सिमिलरली टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो एल्वियोलाई है उसमें 40 एंड एक्सपेंड एयर में 0.3, तो इस तरीके से बाहर चला जाएगा, है ना। एंड इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 एंड टिश्यू में 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 एंड टिश्यू में 45। इसे मैंने इतना इंपॉर्टेंस देके इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को आंसर देना है। चलिए बात करिए थी ट्रांसपोर्टेशन की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो 97% जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है एंड 3% डिसॉल्व्ड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बात करें यदि हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन। सो ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन एंड जो ऑक्सीजन है वो बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। बात करें यदि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, तो ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में बनता है और ये एक सिग्मोइड कर्व बनता है। इसमें हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देखने को मिलते हैं। जो लेफ्ट शिफ्ट है वो एल्वियोलाई में देखने को मिलता है, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एंड जो राइट शिफ्ट है वो टिश्यू में देखने को मिलता है, दैट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ऑब्वियसली एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, इन टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, सीधी सी बात है, जो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए। तो वही चीज़ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये पीएच ज़्यादा ले लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H+ ये टेम्परेचर कम ले लो, तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कब होगा, जब ऑक्सीजन कम ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले लो। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच को कम लिया जाए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H+ और टेम्परेचर को ज़्यादा ले लो, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। एंड यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा लेने तो यहाँ पे हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, इसका भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आगे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो 20 to 25% अप्रोक्सीमेटली 23% यदि हम लोग ले तो वो कार अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, दैट इज थ्रू आरबीसी एंड 70% बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 के फॉर्म में ट्रांसफर होता है एंड 7% डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। याद रखना कि जो लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो नियर टिश्यू होगा, ऑब्वियसली नियर टिश्यू में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग होगा। एंड एल्वियोलाई में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है तो वहाँ से अनलोडिंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में होगा फ्रॉम टिश्यू टू आरबीसी एंड अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के बगल में होगा फ्रॉम आरबीसी टू एल्वियोलाई। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे CO2 + H2O से कार्बोनिक एसिड बना, से बाइकार्बोनेट आयन बना, दोनों के लिए हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की जरूरत है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो प्रेजेंट होता है बोथ आरबीसी एंड प्लाज्मा में। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है तो वो गलत है, ठीक है। आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली आरबीसी में प्रेजेंट होता है और स्मॉल अमाउंट प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। वापस मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इट क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग को नर्वस रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन देखना है। नर्वस रेगुलेशन में हमारे पास है मेडुला रीजन एंड पोन्स रीजन।
जो मेडुला रीजन है इसे हम लोग रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर यानी आरआरसी बोलते हैं, एंड पोन्स रीजन को हम लोग निमोटेक्सिक सेंटर भी बोलते हैं। एंड निमोटेक्सिक सेंटर को ही स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है। जो आरआरसी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड निमोटेक्सिक सेंटर है ये मॉडरेट कर देता है फंक्शन ऑफ आरआरसी, इस आरआरसी के फंक्शन को मॉडरेट के लिए पोन्स रिस्पॉन्सिबल है। जो निमोटेक्सिक सेंटर है वो यदि हाइपर एक्टिव हो जाए तो उसके न्यूरल सिग्नल्स इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को वो डिक्रीज कर देंगे। एंड देयरफॉर जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो रेट है हमारे पास रेस्पिरेशन करने का, यदि इंस्पायरेशन ड्यूरेशन यदि पहले 4 सेकंड में होता था तो अभी 2 सेकंड में हो रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ गया, उसका जो ड्यूरेशन था वो कम हो गया, तो देयरफॉर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज निमोटेक्सिक सेंटर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। चलिए नेक्स्ट है केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन कीमोसेंसिटिव एरिया में होता है, एंड कीमोसेंसिटिव एरिया आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के नियर होता है, बगल में होता है, एडजेसेंट होता है। एंड कीमोसेंसिटिव एरिया हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। एंड यदि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सिग्नल भेजेगा एओटिक आर्ट और कोडिक आर्टरी को, ठीक है, कोडिक आर्टरी और एओटिक आर्ट में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको सिग्नल भेजेगा। एंड उसके बाद ये दोनों जो है ये सिग्नल भेज देंगे आरआरसी को, आरआरसी यानी कि वही मेडुला ऑब्लोंगेटा को, आरआरसी मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही, मेडुला रीजन में ही होता है, उसी को बोलते हैं। तो ये सिग्नल भेज देगा आरआरसी को, एंड आरआरसी को क्या करेगा, तो एलिमिनेट कर देगा इन दिस सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है जो बढ़ गया था इसी को ये एलिमिनेट कर देगा, एंड जो रेमेडियन डायग्नोसिस है वो चीज कर देगा। ठीक है, वापस मैं आपको बता देता हूँ, यदि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ इंक्रीज हो जाए तो ये सिग्नल भेजेगा एओटिक आर्क एंड कोडिक आर्टरी को, एंड ये वापस सिग्नल भेजेगा आरआरसी को टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें हमें देखना है अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो अस्थमा है वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, एलर्जन के कारण होता है, एंड इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगता है, इस वजह से हम लोग इस तरीके का एक मशीन इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। एंड इसमें वीजिंग साउंड आ जाता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन के कारण वीजिंग साउंड आने लगता है, इसमें सीटी जैसा साउंड आने लगता है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, एंड ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। एंड इसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते हैं, देयरफॉर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वियोलर वॉल का वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से देखो लंग्स का इस तरह का हालत हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग करने के बाद, इसलिए सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, लंग्स के लिए वो बहुत डेंजरस होता है। एंड एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट का यदि बात करें तो ट्रीटमेंट इसका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डस्ट पार्टिकल के एक्सपोजर के कारण होता है, फॉर एग्जांपल सिलिका डस्ट के कारण सिलिकोसिस हो जाता है, एंड ये एक लंग फाइब्रोसिस है, बहुत डस्ट है, अलग अलग डस्ट के कारण अलग अलग डिसऑर्डर होता है, उसी तरीके से सिलिका डस्ट के कारण सिलिकोसिस होता है, एंड ये लंग्स फाइब्रोसिस है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन इन फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ये प्रोलिफरेशन इन फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, एंड दैट लीड्स टू लंग डैमेज, एंड ये लंग्स डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स हमेशा की तरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।